GS2 मेंस के लिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका संबंध कैग से है। इसमें पूछ रहा है कि जो कैग है, जो नियंत्रक मालेगा परीक्षक है, उसके वो खर्च की वैधता भी सुनिश्चित करता है और उसका औचित्य भी सुनिश्चित करता है। इस पर कमेंट करवा रहा है, यानी जो लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है और जो जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो कीवर्ड देख लो, कीवर्ड है कैग, फिर उसके खर्च की वैधता और उसके औचित्य का सुनिश्चित करना, यानी उसके औचित्य की वैधता। तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले दिमाग में एक शॉर्ट नोट बना लीजिए और फिर उसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए कि हम इसके आंसर में क्या डालेंगे। देखो, इंट्रो में हमें 2-3 पॉइंट्स पर अपने इंट्रो को घुमाना है। हम अपने इंट्रो को जिस तरह बताएंगे कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 148 है, उसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इतना लिखने के बाद फिर आप ये लिखोगे कि कैग जो है लोक वित्त का संरक्षक है, यानी गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स है, या गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। और इसके साथ साथ ये देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, जो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका कंट्रोलर भी है। तो दोस्तों, ये पैराग्राफ बनेगा इंट्रो का, और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, जैसा हमने अपने रफ वर्क में किया। हेडिंग डालेंगे कैग द्वारा व्यय की वैधता, यानी जो एक्सपेंडिचर है उसकी लीगैलिटी को इंश्योर करता है। इसके तहत 4 पॉइंट में आप ये बताइए। पहला, कि ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, उनका लेखा जोखा देता है, राज्य सरकारों का भी और भारत सरकार भी जितना पैसा लेती है। दूसरा पॉइंट ये बताइए कि भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड, और जो लोक लेखा है, जो पब्लिक अकाउंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, ये उनसे रिलेटेड सारे खर्च संबंधी जितने भी लेखा, जितने भी अकाउंट्स हैं, ये उनकी जांच करता है। तीसरा पॉइंट ये बताइए कि केंद्र और राज्य का जो रेवेन्यू है, उसमें फाइनेंस संबंधी जितने भी निकाय हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, और जितने भी प्राधिकरण हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी रिसीप्ट्स और उनके एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा करता है, ये उनका अकाउंट देखता है। चौथा पॉइंट ये बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है आर्टिकल 151 के तहत, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। फिर थर्ड पैराग्राफ चेंज करेंगे, जिसमें हम कैग के खर्च का औचित्य यानी एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये बताएंगे कि कैग विकास कार्यों में खर्च के आकलन और खर्च का मूल्यांकन, इन दोनों की कोशिश करता है, और जितने भी प्राप्त किए जाने वाले जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें किस हद तक और किस कीमत पर हासिल किया गया है, इसको भी देखता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कैग खर्च के औचित्य का मूल्यांकन करता है और उससे शासन में जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को इंश्योर करता है, उसको सुनिश्चित करता है। तीसरा, सरकारी संसाधनों में ये 3 ई को शामिल करता है। एक ई से एक ई है इफेक्ट इकोनॉमी, यानी मितव्ययता, किफायतपन। दूसरा ई है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। और तीसरा है एफिशिएंसी। और चौथा पॉइंट में बता दीजिए कि सरकारी टेंडरों में जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए, करप्शन को कैसे एक्सपोज करता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। फिर थर्ड पैराग्राफ एक कैग की आलोचना का लिख दीजिए, जिसमें ये 4 पॉइंट बता दीजिए कि कैग के पास सिर्फ रिपोर्ट पेश करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, कैग की रिपोर्ट पर पॉलिटिक्स बहुत होती है, पॉलिटिसाइजेशन होता है इसकी रिपोर्ट का। तीसरा, इसके पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, रिपोर्ट देरी से पेश होती है, जैसे कि सेकंड ARC ने बताया। और ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम है। और लास्ट में निष्कर्ष में ये लिख देंगे कि इस एबव मेंशन एनालिसिस के बेस पर, इस उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कैग सार्वजनिक धन की वैधता और औचित्य सुनिश्चित करके देश में सुशासन में वृद्धि करता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बनाएंगे। तो देखो, आप बार बार मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा आप उसको हिट मत करो, एकदम से लिखना शुरू मत करो। पहले आप अपने माइंड में उसका नोट्स बनाओ, और आधे पन्ने पर रफ वर्क में उसके नोट्स को आप ऐसे लिख लो कि हम इंट्रो में ये लिखेंगे, फिर सेकंड पैरा में हमें ये लिखना है, थर्ड में ये लिखना है, फोर्थ पैरा में ये लिखना है, और निष्कर्ष में हमें ये लिखना है। जब ये काम कर लोगे तो फिर आंसर लिखना आपके लिए बेहद सरल हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए बार बार, हमने किस तरह से इसमें इंट्रो बनाया, फिर किस तरह से सेकंड पैराग्राफ में 4 पॉइंट हमने डाले, फिर इस तरह से हमने थर्ड पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट्स डाले, फिर एक पैराग्राफ नेक्स्ट में हमने कैग को क्रिटिसाइज किया, और अंत में हमने निष्कर्ष किया। तो ये एक मॉडल और आइडियल आंसर हमारा बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।